नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवान स्टडी पॉइंट में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक वीडियो हमने अपलोड किया है कल, जो है कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस से जितनी भी रिलेटेड टर्म्स हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो हमने उसमें कवर किए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हाल ही में जारी हुई शिक्षा नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। कथन दो है, नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी। तीसरा है, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आपको देखना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक तीन, बी है केवल दो तीन, सी है सभी एक दो व तीन, और डी है केवल एक दो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये सारे के सारे कथन जो हैं वो सही है। देखिए, हाल ही में जारी हुई शिक्षा नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। और जो शिक्षा नीति बनाने के लिए आयोग का जो गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता की थी के कस्तूरी रंगन ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। और नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा नीति कवर करने के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरी हिस्ट्री और आज की जो नई शिक्षा नीति है उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो वो वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, तो जब वो पब्लिश हो जाए तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमान राफेल को अंबाला स्थित वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि 17वीं स्क्वाड्रन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन है, पहला कथन है, यह अंबाला में तैनात भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन है और यह पश्चिमी एयर कमांड के अंतर्गत आने वाली ऑपरेशनल कमांड है। दूसरा है, वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन 1991 में अस्तित्व में 51 में अस्तित्व में आई थी, जिसमें हैवीलैंड वैम्पायर एफ 1 के 52 लड़ाकू विमान थे। तीसरा है, इस स्क्वाड्रन को 8 नवंबर 1988 को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया था। और चौथा है, 17वीं स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज के नाम से भी जानते हैं। ये 4 कथन हो गए। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही है। ए है केवल एक सही है, बी है केवल एक तीन व चार सही है, सी है केवल दो तीन व चार सही है, और डी है सभी एक दो तीन व चार सही है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब ये चारों के चारों जो हैं वो सही हैं। देखिए, अंबाला एयरबेस जो है वो रणनीतिक रूप से भी क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। और यह एयरबेस भारत पाकिस्तान की सीमा से महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसे सबसे पुराने एयरबेस होने का भी गौरव प्राप्त है, जो करीब एक सदी पुराना है। यहाँ 1919 में रॉयल एयरफोर्स की 99वीं स्क्वाड्रन अस्तित्व में आई थी और 1922 तक इसने रॉयल एयरफोर्स की भारतीय कमांड के मुख्यालय के रूप में कार्य किया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अंबाला एयरफोर्स बेस पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की भारी बमबारी की चपेट में भी आया था। देखिए, अंबाला एयरबेस जो है उससे कई सफल ऑपरेशन भी चलाए गए हैं। और 1999 के करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर और 2001-2002 के भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान ऑपरेशन पराक्रम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और करगिल युद्ध के दौरान यहाँ से दुश्मनों पर हमला करने और अन्य कारणों से लड़ाकू विमानों ने क्या है 234 उड़ानें भरी थी। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओके, उसमें स्थित बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह करने में भी अंबाला एयरबेस से मिराज विमानों ने उड़ान भरी थी। तो क्या है कि ये काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट एयरवेज है भारत के लिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्रांस द्वारा भारत को 5 राफेल विमान सौंपे गए। यह विमान फ्रांस के बोर्डो शहर के मैरिग्नक एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर किस देश के एयरवेज पर एक दिन का हाल्ट लेकर भारत के अंबाला एयरवेज पर पहुंचे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, ऑप्शन ए है तुर्की, बी है सऊदी अरब, सी है संयुक्त अरब अमीरात, और डी है ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है कि इन राफेल विमानों ने हाल्ट लिया था और उसके बाद यहाँ पर भारत के अंबाला एयरवेज स्टेशन पर पहुंचे थे। देखिए, राफेल विमान फ्रांस के बोर्डो शहर के
मैरिग्नक एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर एक दिन का हार्ड लेकर सीधे भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे। जो पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, अल डाफरा एयरबेस, क्योंकि वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। और इस दौरान विमानों ने 8500 किलोमीटर 8500 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया था और भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही पश्चिमी अरब सागर में तैनात नौसेना के पोत आईएनएस कोलकाता ने राफेल विमानों का स्वागत किया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कौन से जिले में प्रदेश की दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी प्रदान की है? कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है गाजियाबाद और डी है प्रयागराज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है प्रयागराज। देखिए, प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी है। और अब प्रयागराज में क्या है, प्रदेश की यह दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी होगी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिले अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च सेंटर सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए इंडो इस्लामिया कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में जुफर अहमद फारूकी को नियुक्त किया गया है। दूसरा है, इस ट्रस्ट में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। और तीसरा है, इस ट्रस्ट में केवल मुस्लिम बुद्धिजीवियों को ही शामिल किया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। कथन ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है केवल 1 3 और सी है सभी 1 2 3 और डी है केवल 2 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सभी 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर 161 फीट ऊंचे रामलला के मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया जाएगा? ऑप्शन ए है नागर शैली, बी है द्रविड़ शैली, सी है बेसर शैली और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नागर शैली। देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण जो है वो नागर शैली में ही होता है, और जबकि दक्षिण भारत में जो है मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, मतलब कुछ मंदिर जो है उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में भी हैं और कुछ दक्षिण भारत में नागर शैली में भी हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के कारण लगे 3 साल के प्रतिबंध को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कम करके कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए है 2.5 साल या 2.5 साल, बी है 2 साल, सी है 1.5 साल और डी है 1 साल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1.5 साल या 1.5 साल। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के साथ कौन से देश ने रक्षा मंत्री संवाद के आयोजन में भाग लिया है? ऑप्शन ए है रूस, बी है फिलीपींस, सी है मलेशिया और डी है इंडोनेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है इंडोनेशिया। चलिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया गणराज्य के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहां के रक्षा मंत्री जनरल प्राबोवो सुबियांतो कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एडीबी ने एशिया प्रशांत आपदा कोष से भारत को कितने मिलियन डॉलर का अनुदान देने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है 3 मिलियन डॉलर, बी है 5 मिलियन डॉलर, सी है 2 मिलियन डॉलर और डी है 7 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 3 मिलियन डॉलर। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की कौन सी जलवायुकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए है रानी शर्मा, बी है जहानवी भट्टाचार्य, सी है बी रामास्वामी और डी है अर्चना सोरेंग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अर्चना सोरेंग। देखिए, भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। और इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते हुए जलवायु संकट से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य और समाधान देंगे। अर्चना सोरेंग जो है विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटने वाले प्रमुख पैनल के सदस्य के रूप में अनिल कुमार झा को नियुक्त किया है।
आपको बताना है कि अनिल कुमार झा इसके पूर्व किस संस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन ए है इसरो, बी है डीआरडीओ, सी है सीआईएल या फिर कोल इंडिया लिमिटेड और डी है यूजीसी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में हांगकांग, यहाँ पर ये रह गया, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है स्विट्जरलैंड और डी है इंडोनेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है न्यूजीलैंड। देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, और न्यूजीलैंड हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित करने वाला चौथा देश बन गया है। और इसके पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है या ये कर चुके हैं। देखिए, क्या होती है प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच होने वाली वह संधि है जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश को लौटा दिया जाता है, और भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए है 1968, बी है 1972, सी है 1973 और डी है 1985। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी केयर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। उसके अलावा हमारी जो कोरोना वायरस के क्वेश्चन आंसर पर जो वीडियो है उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें, उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।